1959 का बॉम्बे, एक रिस्पेक्टेड इंडियन नेवी ऑफिसर, एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक सीक्रेट अफेयर और फिर एक ही गन शॉट एंड अ हिस्टोरिकल डिसीजन इज टेकन। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये उस केस की कहानी है जिसके बाद इंडिया ने जूरी ट्रायल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये कहानी है काविस मानेकशॉ नानावती की और उस फैसले की जिसने इंडियन जस्टिस सिस्टम का रुख ही बदल दिया। वेलकम टू द क्राइम शो। नाइनटीन 1950s का भारत एक अलग भारत था। देश को जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था, इंस्टीट्यूशंस नहीं थी और यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स को लोग सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं, रोल मॉडल्स माना करते थे। उन्हीं ऑफिसर्स में एक थे काविस मानेकशॉ नानावती, यानी कि KM नानावती। नानावती इंडियन नेवी में कमांडर थे, एजुकेटेड, डिसिप्लिन, वेल स्पोकन। बॉम्बे के अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में उनकी एक क्लीन और रिस्पेक्टेबल इमेज थी। वो अपनी वाइफ सिल्विया नानावती और 3 बच्चों के साथ रहते थे। सिल्विया एंग्लो ब्रिटिश बैकग्राउंड से थी, कल्चर्ड, सॉफ्ट स्पोकन और सोशल गैदरिंग्स में वेल लाइक्ड। बाहर से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट नेवल फैमिली लगती थी जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर के पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ था। वो था नानावती का काम। इंडियन नेवी के ऑफिसर होने का मतलब था लॉन्ग सी पोस्टिंग्स, कभी कभी महीनों तक घर से दूर रहना, जिस वजह से उनकी वाइफ सिल्विया अक्सर बॉम्बे में अकेली रह जाती थी। इसी सोशल सर्कल में एक और आदमी था, प्रेम आहूजा। प्रेम आहूजा बॉम्बे के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग और पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स का एक रेगुलर फेस। नानावती और प्रेम आहूजा वर गुड फ्रेंड्स। उनका एक दूसरे के घर आना जाना था, फैमिलीज का एक दूसरे को मिलना था, पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग्स में भी एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। एंड अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिकॉर्ड्स, जब नानावती सी पोस्टिंग पर रहते थे तभी सिल्विया और प्रेम आहूजा के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। ये एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन तक सीमित नहीं रहा, ये रिलेशनशिप मंथ्स तक चला। देयर वर बोथ इमोशनल एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। नानावती को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग बिहाइंड हिज बैक। अप्रैल 1959 में जब नानावती एक नेवल असाइनमेंट से अपने घर वापस आए, तब उन्हें घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अनयूजुअल लगा। सिल्विया वॉज एंग्शियस, रिजर्व्ड थी। नानावती ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो इस बार सिल्विया ने सच नहीं छिपाया। उन्होंने अपने हस्बैंड को बता दिया कि उनका प्रेम आहूजा के साथ अफेयर था। एंड अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये कन्फेशन नानावती के लिए इमोशनली डिवेस्टेटिंग था। लेकिन इस मोमेंट पर नानावती ने कोई भी वायलेंट रिएक्शन नहीं दिया। वो चुप रहे, शांत रहे और फिर अपनी पूरी फैमिली को लेके एक मूवी देखने के लिए निकल गए। और यहीं से केस का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होता है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है कि नानावती के पास टाइम था सोचने का, डिसाइड करने का। एक कूल ऑफ पीरियड था उनके पास, एक कूल ऑफ फेज था। वो अपनी फैमिली को सिनेमा हॉल छोड़कर सीधा अपने नेवल बेस गए। यहीं पर उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर और कार्ट्रिजेस लिए। उनका ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन था कि उन्होंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लिए थे। लेकिन ट्रायल के दौरान इसी मोमेंट को बार बार एनालाइज किया जा रहा था कि अगर सिर्फ बात ही करनी थी, अगर सिर्फ क्लैरिफिकेशन ही चाहिए था, तो फिर रिवॉल्वर की क्या ज़रूरत थी।
इस सवाल का जवाब केस के पूरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था। नेवल बेस से निकलने के बाद नानावती सीधा प्रेम आहूजा के फ्लैट गए। उस वक्त फ्लैट में प्रेम आहूजा के साथ उनके सर्वेंट थे और उनके बगल वाले रूम में उनकी सिस्टर मिमी आहूजा थी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ प्रेम आहूजा के कमरे के अंदर हुआ। जब नानावती प्रेम आहूजा के फ्लैट पर पहुंचे तो उस वक्त घर के अंदर का माहौल एकदम ऑर्डिनरी था। प्रेम आहूजा बाथरूम से बाहर निकले थे एंड डिफेंस के मुताबिक उन्होंने बदन पर सिर्फ और सिर्फ एक वाइट टॉवल पहना था। कोई और कपड़ा नहीं, कोई आर्मर नहीं, कोई तैयारी नहीं। इस बात को डिफेंस ने कोर्ट के सामने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि उनका कहना था कि ये पूरी सिचुएशन प्लान्ड या फॉर्मल मीटिंग जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक सडन, ऑकवर्ड और इमोशनली चार्ज मोमेंट था। नानावती अंदर आते हैं, उनके दिमाग में अभी भी सिल्विया का कन्फेशन घूम रहा था। डिफेंस के अकॉर्डिंग नानावती गुस्से में नहीं बल्कि टूटे हुए और इमोशनली डिस्टर्ब्ड स्टेट में थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कोर्ट के सामने नानावती ने बताया कि उन्होंने प्रेम आहूजा से डायरेक्टली पूछा, एंड आई कोट, विल यू मैरी माई वाइफ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई चिल्ड्रन, जिसके जवाब में प्रेम आहूजा ने कहा, एंड आई कोट, आई एम नॉट मैरिंग एवरी विमेन आई स्लीप विथ। डिफेंस का कहना था कि प्रेम आहूजा का जवाब इंसल्टिंग और डिसमिसिव था। एक ऐसा जवाब जो उस वक्त के सोशल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल प्रोवोकेटिव माना गया। डिफेंस के मुताबिक इसी मोमेंट पर नानावती का इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह से टूट गया। उनके हाथ में रिवॉल्वर था जो वो अपने साथ लाए थे और डिफेंस का कहना था कि जब नानावती ने गन निकाली, प्रेम आहूजा ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की और डिफेंस के वर्जन में इसी स्कफल के दौरान गन एक्सीडेंटली फायर हो जाती है और प्रेम आहूजा को गोली लग जाती है। यही था डिफेंस का पूरा नैरेटिव, एक सडन कॉन्फ्रंटेशन, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट और एक एक्सीडेंटल फायरिंग। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस पूरी कहानी को शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि अगर प्रेम आहूजा सच में सिर्फ और सिर्फ टॉवल पहने हुए थे और अगर सच में एक फिजिकल स्ट्रगल हुई होती तो सबसे पहले वो टॉवल हिलता या गिरता या लूज होता। पर जब डॉक्टर्स ने बॉडी एग्जामिन की तो टॉवल बिल्कुल ठीक उसी पोजीशन में था। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने कहा, एक ऐसी वायलेंट स्कफल जिसमें दोनों आदमी गन के लिए झगड़ रहे हो, उसमें टॉवल का बिल्कुल भी नहीं हिलना हाईली इम्प्रॉबेबल है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि टॉवल का इंटैक्ट रहना सिर्फ एक छोटा डिटेल नहीं था, ये एक साइलेंट विटनेस था। एक ऐसा डिटेल जो ये बताता है कि शायद वो स्कफल हुआ ही नहीं, जैसा डिफेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसी टॉवल मोमेंट पर पूरा केस दो कहानियों में बढ़ जाता है। एक कहानी कहती है कि एक इमोशनल ब्रोकन हस्बैंड का मोमेंटरी कोलैप्स था और दूसरी कहानी कहती है कि एक सोचा समझा एक्ट था जहां इमोशंस को बाद में जस्टिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। नानावती और डिफेंस ने इसे एक्सीडेंटल फायरिंग बताया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ नानावती की बात पर भरोसा नहीं किया। मेडिकल और बैलिस्टिक एविडेंस को डिटेल में देखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि प्रेम आहूजा को मल्टीपल गनशॉट वुंड्स लगे थे। बुलेट्स की डायरेक्शन, एंट्री पॉइंट्स और फायरिंग डिस्टेंस, ये सब एक्सीडेंटल फायरिंग थ्योरी से मैच नहीं कर रहे थे। बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट ने कोर्ट को बताया कि फायरिंग एक कंट्रोल पोजीशन से हुई थी, स्ट्रगल के क्लियर साइंस नहीं मिले, शॉट्स का पैटर्न डेलिबरेट लगता था। इसी एविडेंस के बेस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये कोई सडन एक्सीडेंट नहीं था, ये एक इंटेंशनल एक्ट था। इसी मोमेंट पर केस लीगली एक अफेयर से निकलकर मर्डर केस बन गया। गन फायर होने के बाद नानावती भागे नहीं, छुपे भी नहीं। उन्होंने पहले नेवल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और फिर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस बिहेवियर का कोर्ट के सामने एक अलग ही इंटरप्रिटेशन था। According to official reports, the prosecution argued that his calm surrender reflected awareness, not confusion. Whereas, पब्लिक के लिए ये एक पावरफुल इमेज बन गई। लोग कहने लगे
देखो ये कोई क्रिमिनल जैसा तो बिहेव ही नहीं कर रहा है। पब्लिक सिंपैथी यहीं से धीरे धीरे बिल्ड होने लगी। नानावती पर चार्ज लगा, सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर। केस गया बॉम्बे सेशंस कोर्ट। इस वक्त इंडिया में जूरी ट्रायल्स अलाउड थे और इस केस में 9 मेंबर जूरी बैठी। डिफेंस ने आर्ग्यूमेंट दिया कि नानावती एक इमोशनली शैटर्ड हस्बैंड था। उन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का प्ली लिया। उन्होंने कहा कि नानावती का मेंटल बैलेंस उस वक्त डिस्टर्ब हो चुका था। प्रोसिक्यूशन ने कहा कन्फेशन और शूटिंग के बीच का टाइम काफ़ी था। रिवॉल्वर लेना एक कॉन्शियस डिसीजन था और एविडेंस क्लियरली मर्डर पॉइंट करता है। अब इसी ट्रायल के दौरान, इसी कोर्ट ट्रायल के दौरान एक और चीज़ हो रही थी, वो थी मीडिया ट्रायल। न्यूज़पेपर्स रोज हेडलाइंस छाप रहे थे। नानावती को एक बेट्रेड हस्बैंड के रूप में दिखाया जा रहा था और वहीं प्रेम आहूजा को एक विलन जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। जूरी भी इसी सोसाइटी का हिस्सा थी, वही न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी, वही नैरेटिव सुन रही थी। जब जूरी का वर्डिक्ट आया तो कोर्ट रूम स्टंट था। 9 जूरर्स में से 8 ने कहा नानावती इज नॉट गिल्टी। जज इस वर्डिक्ट से सैटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने रिकॉर्ड पर लिखा कि जूरी ने एविडेंस को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने वर्डिक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए भेज दिया। यहीं से इस केस ने इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक नया मोड़ लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को डिटेल में सुना। एविडेंस दोबारा एनालाइज हुए, मेडिकल और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स को दोबारा पढ़ा गया। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा प्रोवोकेशन सडन नहीं थी, नानावती के पास कूलिंग ऑफ का टाइम था, रिवॉल्वर लेना एक प्लान डिसीजन था। हाई कोर्ट ने जूरी वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया और नानावती को गिल्टी साबित कर दिया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। नानावती ने डिसीजन को चैलेंज किया। केस गया अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld the High Court's decision of life imprisonment of K.M. नानावती। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नानावती के इमोशंस को नहीं देखा, उन्होंने सिस्टम को देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जूरी जो थी वो मीडिया से इन्फ्लुएंस हुई। इमोशनल अपील ने लीगल रीजनिंग को ओवर पावर कर दिया। जज का जूरी वर्डिक्ट ओवरटर्न करना बिल्कुल सही था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया कि अगर जस्टिस इमोशन और हेडलाइन से डिसाइड होने लगी तो सिस्टम फेल हो जाएंगे। नानावती केस के बाद गवर्नमेंट और जुडिशरी ने रियलाइज किया कि जूरी ट्रायल्स इंडिया जैसे कंट्री में प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इमोशंस हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत डीप है और नानावती केस एक लाइव एग्जाम्पल बन गया कि कैसे एक पॉपुलर नरेटिव एविडेंस से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी केस के बाद इंडिया ने धीरे धीरे जूरी ट्रायल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज नहीं था, ये इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डायरेक्शन बदलने वाला डिसीजन था। नानावती के लगभग 3 साल जेल काटने के बाद गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें पार्डन कर दिया। नानावती बाद में जेल से निकलने के बाद इंडिया छोड़कर चले गए और बाकी जिंदगी पब्लिक ग्लेयर से दूर रहे। नानावती केस सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि लीगल सिस्टम सिर्फ इमोशन से नहीं चलता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। आपका क्या मानना है, जूरी का वर्डिक्ट जो था वो इमोशन ड्रिवन था या जस्टिस ड्रिवन? स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।